ये हमारा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 प्रोग्राम एंड अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट का लेक्चर 2। इसमें हम पढ़ेंगे अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स के बारे में। ठीक है, जो मेन लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दादा भाई नारोजी के बारे में। दादा भाई नारोजी 1825 में बॉर्न हुए और 1917 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। जो स्टार्टिंग लाइफ थी इनकी, बॉर्न इन बॉम्बे ऑन 4 सितंबर 1825 इन पारसी फैमिली। कहाँ पर? बॉम्बे में इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 में एक पारसी फैमिली में। पारसी फैमिली एक प्रीस्टली फैमिली थी। ठीक है, और जब इनकी एज 4 ईयर की थी तब इनके फादर की डेथ हो गई और फिर इसके बाद दादा भाई नारोजी की मदर भी इन्हें छोड़कर चली गई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि वो फैमिली को अपनी एक सिस्टमैटिक वे से चला नहीं पा रही थी। ठीक है, इनकी स्कॉलर कहाँ पर हुई? एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, जो अभी है एल्फिनस्टोन कॉलेज बॉम्बे में है। ठीक है, एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन ये पहले नाम मतलब पुराना नाम है जब दादा भाई नारोजी इसमें स्कॉलर किए, स्कूलिंग किए यहाँ से। फिर इसके बाद जो अभी का मतलब अभी ये कॉलेज कहाँ पर है? बॉम्बे में है और इस कॉलेज का नाम है एल्फिनस्टोन कॉलेज। ठीक है, (1884) में प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलॉसफी। 1854 में ये प्रोफेसर बने किसके? मैथमेटिक्स के और नेचुरल फिलॉसफी के। कहाँ पर? एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन में ही। ठीक है, इसी कॉलेज से स्कूलिंग किए हैं और यहीं पर प्रोफेसर भी बने हैं। फिर है 1855 में अपनी मतलब जो टीचिंग थी उसे छोड़ करके कहाँ चले गए? इंग्लैंड में चले गए और वहाँ पर कामा फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, 1854 में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। 1855 में ये पढ़ाई मतलब जो टीचिंग लाइन थी उसको छोड़ करके इंग्लैंड चले गए और कामा फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन कर लिए। 1859 में खुद का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। किस नाम से? दादा भाई नारोजी एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, समझ में आया? पहले तो इंग्लैंड में कामा फैमिली का बिजनेस ज्वाइन किए, इसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिए। कब? 1859 में। और नाम क्या था उस बिजनेस का? दादा भाई नारोजी एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, समझ में आया इतना? ये इनकी अर्ली लाइफ के बारे में था। अब हम उनके अचीवमेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है दादा भाई नारोजी के अचीवमेंट क्या है? 1866 हेल्प टू इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बिकम होनरेरी सेक्रेटरी। 1866 में दादा भाई नारोजी हेल्प किए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को इस्टेब्लिश होने में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करने में दादा भाई नारोजी किए 1866 में, और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का ही उन्हें हॉनरेरी सेक्रेटरी बना दिया गया था। ठीक है, इससे दादा भाई नारोजी क्या करते थे कि इंडियंस की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर रखते थे। ठीक है, जो भी इंडियंस को प्रॉब्लम थी उस चीज़ों के सॉल्यूशन चाहते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रखते थे। ठीक है, ये पहला स्टेप था इनका पॉलिटिकल में। फिर है इंट्रोड्यूस्ड ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी को बताया ब्रिटिश लोगों से ही। जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिश पब्लिक थी, उनको ही ड्रेन थ्योरी के बारे में बताएं। ठीक है, जो उनकी ड्रेन थ्योरी थी दादा भाई नारोजी की, जो उनकी ड्रेन थ्योरी थी, ठीक है, कि किस तरह से सामान को ले जाया जा रहा है, वेल्थ को, वही क्या है, वेल्थ की कमी हो रही है उससे, और वो एक रीज़न है पॉवर्टी का। और दादा भाई नारोजी की ही बुक है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, किनकी बुक है? दादा भाई नारोजी की। इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया है। फिर है आस्क्ड फॉर रॉयल कमीशन एंड वेलबी कमीशन। दादा भाई नारोजी ब्रिटिश से कहे हैं किस बात के लिए? रॉयल कमीशन और वेलबी कमीशन के लिए। ठीक है, फिर है इंडिया इन 1869 soon returned to England to give evidence before parliamentary commission on Indian finance। 1869 में इंडिया आ गए थे दादा भाई नारोजी। 1869 में इंडिया आ गए थे, लेकिन फिर बहुत तुरंत ही वापस इंग्लैंड गए। किस लिए गए थे? कुछ एविडेंस देने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए वापस गए थे। किससे पहले? पार्लियामेंट्री कमीशन ऑन इंडियन फाइनेंस। इंडियन फाइनेंस के लिए जो पार्लियामेंट्री कमीशन बनाई जा रही थी, उसको बनाने से पहले कुछ एविडेंस देना था। ठीक है, इस वजह से ये वापस इंग्लैंड गए थे। ठीक है, elected to British Parliament in 1892 and entered the House of Commons as Liberal। इलेक्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जो उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो क्या थी? हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दादा भाई नारोजी को इलेक्ट किया गया, चूज किया गया। कब? 1892 में। और उन्हें एंट्री मिल गई कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में एज लिबरल। मतलब ये मानते थे ब्रिटिशर्स कि दादा भाई नारोजी जो हैं वो कैसे हैं? एक लिबरल हैं, दानशील हैं, बहुत जो उतना अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, ये था, इसमें नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टुक पार्ट इन इनॉग्रल सेशन ऑफ INC इन बॉम्बे इन 1885। दादा भाई नारोजी किस में पार्ट लिए? इनॉग्रल सेशन में, मीन्स उद्घाटन जब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ पर? बॉम्बे में, 1885 में, उसमें पार्ट लिए। ये सब मेन लीडर थे किसके? अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट के, सॉरी कांग्रेस के। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसके मेन लीडर थे। थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट 1886, 1893 एंड 1906। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्हें 3 बार प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। कब? 1886 में, 1886 में एक बार किया गया, फिर 1893 में, और तीसरी बार 1906 में इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। किसमें का? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, जब जब ये प्रेसिडेंट थे तब क्या किए? सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी मूवमेंट और नेशनल एजुकेशन के लिए कांग्रेस में पास किया गया। ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मीन्स जो इंडिया में रूल कर रहे हैं वो कैसे रूल कर रहे हैं? सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियंस ही उस पर रूल करें। बॉयकॉट मीन्स जो बाहरी चीज़ें हैं उसको रोक लगाया जाए। ठीक है, मीन्स जो दूसरी कंट्रियों से जो ब्रिटिश का सामान है, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स आ रहे हैं हमारे इंडिया में, उसे क्या कर दिया जाए? बहिष्कार कर दिया जाए, त्याग दिया जाए। स्वदेशी मूवमेंट, इस मूवमेंट में ये है कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करें वो सिर्फ इंडियंस की ही होनी चाहिए। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो नेशन में हो, जो नेशन की लैंग्वेज हो, जो एजुकेशन नेशन की है वही एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इन 1906 ही डिमांडेड स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए डिमांड किए, स्वराज के लिए 1906 में कि हमारे नेशन में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। नोट करिए इसे। नेक्स्ट है दादा भाई नारोजी पास्ड अवे ऑन 30 जून 1917। दादा भाई नारोजी की डेथ हुई कब? 30 जून 1917 में। इस टाइम पर उनकी एज क्या थी? 93 एज थी। ठीक है, 93 की एज पर इनकी डेथ हो गई है। गांधी जी ने कहा है किन्हें? दादा भाई नारोजी को द हाईएस्ट आइडल
ऑफ द इंडियन पैट्रियोट। जो सबसे हाईएस्ट आइडल थे, इस सबसे मतलब इंडिया के सबसे ज़्यादा जो देशभक्त थे वो कौन थे? दादा भाई नारोजी। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। फिर है इन नवंबर 1903 में नवंबर में जब इनका 78th बर्थडे था दादा भाई नौरोजी का, तब गांधी जी कहे हैं नौरोजी वॉज लव्ड फ्रॉम द हिंदू कुश टू केप कॉमोरिन एंड फ्रॉम कराची टू कलकत्ता एज नो अदर लिविंग मैन इन इंडिया इज लव्ड। ये स्टेटमेंट था गांधी जी का। ठीक है, नारोजी को दादा भाई नारोजी के लिए कह रहे थे कि मतलब ये ऐसे हैं, नारोजी ही ऐसे हैं जिन्हें पूरा इंडिया इन्हें प्यार करता है। ठीक है, कहाँ से लेकर के? हिंदू कुश से केप कॉमोरिन या फिर कराची से कलकत्ता तक। ठीक है, मीन्स देखें तो पूरे एरिया में जितने भी लोग हैं इंडिया के, वो सब लोग इन्हें लव करते हैं। ठीक है, हिंदू कुश, केप कॉमोरिन, ये सब क्या है? ये प्लेस का नाम है। नेक्स्ट लीडर के बारे में देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म हुआ 1866 में और इनकी डेथ हुई 1915 में। अर्ली लाइफ, गोपाल कृष्ण गोखले की अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। मीन्स पॉलिटिक्स में जाने से पहले की जो लाइफ थी, मतलब स्टार्टिंग की जो लाइफ थी, उसे देखते हैं। बॉर्न ऑन 9 मई 1866 9 मई में इनका जन्म हुआ। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर है? बॉम्बे में है। एक चित्त पावन ब्राह्मण फैमिली में ये बॉर्न हुए थे। ठीक है, बैचलर डिग्री कहाँ से मिली है इन्हें? एल्फिन्स्टोन कॉलेज से। एल्फिन्स्टोन कॉलेज से इन्हें बैचलर डिग्री मिली है एट द एज ऑफ 18 ईयर। जब इनकी एज कितनी थी? 18, मीन्स जब ये 18 साल के थे तब इन्हें बैचलर डिग्री मिली एल्फिन्स्टोन कॉलेज से। फिर इन्होंने ज्वाइन कर ली डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन कर लिए। सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा बॉम्बे की सेक्रेटरी कब बने? जब इनकी एज कितनी थी? 22। जब ये 22 साल के थे तब ये सार्वजनिक सभा के सेक्रेटरी बन गए। सार्वजनिक सभा एक बॉम्बे में पॉलिटिकल सोसाइटी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? सार्वजनिक सभा। ठीक है, उसके ये सेक्रेटरी बन गए जब इनकी एज 22 ईयर्स की थी। प्रोफेसर ऑफ फर्गुसन कॉलेज एंड इन 1891 सेक्रेटरी ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। फर्गुसन कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। इसके बाद 1891 में सेक्रेटरी किस सोसाइटी के बन गए? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को पहले ज्वाइन किए और फिर कुछ टाइम बाद ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, ये थी इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, इसे नोट करिए। हम इनके अचीवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के अचीवमेंट्स क्या हैं। 1895 में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी बनाए गए। कब? 1895 में। 1899 में इलेक्टेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब इलेक्ट किया गया है 1899 में। ठीक है, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। प्रोमिनेंट रोल इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली 1902। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली 1902 में हुई थी उसमें इनका बहुत ही मेन रोल था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गोखले demonstrated breadth of knowledge and painstaking mastery of all relevant। इन्होंने इसमें इस काउंसिल में इन्होंने ये बताया है कि गोखले demonstrated breadth of knowledge, मीन्स इन्होंने ये साबित किया कि जो नॉलेज की ब्रेथ है, मीन्स जो नॉलेज है वो, और पेनस्टेकिंग मैस्ट्री, जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, वही क्या है? वही विजय होते, वही जीतते हैं। जितने भी लोग विजय हुए हैं, जो विन हुए हैं, ठीक है, जिन्हें सक्सेस मिली है, वो किन्हें मिली है? जिनके पास नॉलेज है
और जो मेहनत करते हैं, ठीक है। ही इम्प्रेस्ड द ब्रिटिश विद हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। इन्होंने अपने नॉलेज से, इनके पास मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, जिससे इम्प्रेस हुए कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिश को गोखले ने इम्प्रेस कर दिया अपनी नॉलेज से, अपने इंटेलिजेंस से, ठीक है। ही वॉज इन्वाइटेड टू लंडन। ही पुट इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से इन्हें लंदन बुलाया गया, लंदन में इनवाइट किए ब्रिटिशर्स, जहाँ पर उन्होंने इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड को रखा है, ठीक है। गोखले इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वहाँ पर डिमांड रखे हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले ही उन्होंने अपनी डिमांड रख दी थी, ठीक है। ये क्या है? इनके अचीवमेंट्स हैं, इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन 1905 गोखले फाउंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी टू ट्रेन यंग मैन टू वर्क फॉर कंट्री। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, एक सोसाइटी बनाए। क्या नाम था सोसाइटी का? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसमें जो यंग मैन थे, ठीक है, उन्हें ट्रेन किया जाता था कि जिससे वो अपने कंट्री के लिए काम कर सके, ठीक है, वो अपनी कंट्री के लिए वर्क करें, इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता था। किसमें? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में। 1905 में गोखले इसे फाउंड किए हैं, ठीक है। इन 1912 विजिटेड साउथ अफ्रीका, ही मेट गांधी जी। 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका गए, तब वहाँ वो किससे मिले? गांधी जी से मिले। फिर है गांधी जी रिटर्न इंडिया। जब गांधी जी वापस इंडिया आए, तब उन्होंने मतलब क्या किए? गांधी जी इनकी नॉलेज को, जो इनकी इंटेलिजेंट थी, उसको अपनाए, उसको मानते थे, और गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, और सर्व्ड एज अ मेंटोर टू गांधी जी। मेंटोर मतलब होता है एडवाइज़र, ठीक है। वो एक तरह से मतलब एक तरह से गांधी जी के एडवाइज़र थे, ठीक है। रिजेक्टेड गोखलेस फेथ इन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। गांधी जी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इसके बाद भी गोखलेस फेथ को गांधी जी रिजेक्ट कर दिए वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल रिफॉर्म था जिसमें गोखले की फेथ को, मीन्स गोखले को रिजेक्ट कर दिया गया था। कौन किए हैं रिजेक्ट? गांधी जी, ठीक है। इनकी डेथ हुई 19 फरवरी 1915 में। 19 फरवरी 1915 में डेथ हो गई। बाल गंगाधर तिलक कहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, दिस डायमंड ऑफ इंडिया, जेवल ऑफ महाराष्ट्र, प्रिंस ऑफ वर्कर्स, टेकिंग एटर्नल रेस्ट ऑन फ्यूनरल ग्राउंड, लुक एट हिम एंड ट्राई टू इम्यूलेट हिम। मतलब ये है कि इंडिया के क्या थे? डायमंड थे, इंडिया के डायमंड थे गोखले। जेवल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जेवल थे, महाराष्ट्र के रत्न थे। और प्रिंस ऑफ वर्कर्स, क्योंकि वर्कर को काम देते थे, उन्हें सिखाते थे, तो ये क्या है? प्रिंस है, वर्कर्स के जितने भी वर्कर्स थे उनके राजा हैं। टेकिंग इटर्नल रेस्ट ऑन फ्यूनरल ग्राउंड। अब क्या हो गया? ये हमेशा के लिए ये रेस्ट पर चले गए, मीन्स हमेशा के लिए इनका रेस्ट हो गया। कहाँ पर? फ्यूनरल ग्राउंड में। फ्यूनरल ग्राउंड क्या है? जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे जहाँ दफनाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के डायमंड गोखले जी, जेवल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रत्न, और वर्कर्स ऑफ प्रिंस, ठीक है, वर्कर्स के प्रिंस, ये क्या हो गया है? इनका हमेशा के लिए रेस्ट हो गया है फ्यूनरल ग्राउंड में। लुक एट हिम एंड ट्राई टू इम्यूलेट हिम। इन्हें देखो, इन्हें जानो, ठीक है, वो लोगों को कहते थे कि इन्हें देखो
और इनके बारे में जानो और इन्हें कॉपी करो। ठीक है, ये जैसे वर्क किए हैं अपनी कंट्री के लिए, जो इनकी नॉलेज थी, जो इनके इंटेलिजेंस था, उन सब चीज़ों को कॉपी करो। ठीक है, ये किसके बारे में पढ़ें? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। हम नेक्स्ट लीडर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लीडर हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बॉर्न 1848 में, बॉर्न ऑन 1848 और डेथ हुई है 1925 में। अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1848 में हुआ, ब्राह्मण फैमिली में, कलकत्ता में। ठीक है, अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन सिलहेट। इनकी जब बैचलर डिग्री कंप्लीट हुई, जब इन्हें बैचलर डिग्री मिल गई ग्रेजुएशन के बाद, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किए। इसके बाद ये एग्जामिनेशन भी दिए, एग्ज़ाम भी दिए और इन्हें पोस्ट मिली कौन सी? अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। कौन सी पोस्ट मिली? असिस्टेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिए और इनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। कौन सी पोस्ट मिल गई इन्हें? असिस्टेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन सिलहेट। सिलहेट में मिली। ये कहाँ पर है? प्रेजेंट में हम देखें तो ये बांग्लादेश में है। ठीक है, नाउ इन बांग्लादेश। 1874 हे डिसमिस्ड। बांग्लादेश में इनकी जॉब लग गई थी। इसके बाद 1874 में इन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज से 1874 में इन्हें निकाल दिया गया। इन्हें ये बता करके, कुछ प्रॉब्लम्स दिखा करके इन्हें डिसमिस कर दिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। फिर इसके बाद जब ये वापस से मीन्स फिर से पेपर दिए सिविल सर्विस के लिए, तब इनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, उन्हें उसमें जॉब नहीं मिल पा रही थी। तब इन्हें फील हुआ कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, हमें इसलिए जॉब नहीं दी जा रही है क्योंकि हम क्या हैं? इंडियंस हैं। ठीक है, ब्रिटिश इस वजह से नहीं हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि हम क्या हैं? इंडियंस हैं। फिर 1875 में ये प्रोफेसर बने इंग्लिश लिटरेचर के। कहाँ पर? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में ये इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर बने 1875 में। फिर फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन में भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। ठीक है, फाउंड एंड टॉट एट रिपन कॉलेज। रिपन कॉलेज किनका है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसकी स्थापना की और इसी कॉलेज में पढ़ाते भी थे। ठीक है, जिसका रिपन कॉलेज का नाम चेंज करके अब सुरेंद्र नाथ कॉलेज रख दिया गया है। समझ में आया? जब इन्हें जॉब नहीं मिली, जब इन्हें फील हुआ कि इंडियन होने की वजह से, तब फिर ये पॉलिटिक्स की तरफ गए और इंडियंस की प्रॉब्लम को सुने और उसके सॉल्यूशन के लिए ये अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते भी थे और इसके बाद जो स्टूडेंट थे उन्हें अपनी उनका क्या अधिकार है, क्या डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों और नेशनलिज्म के बारे में भी पढ़ाते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में स्टूडेंट्स को बताते थे। इसे नोट कर लीजिए। हम इनके अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है अचीवमेंट के बारे में देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अचीवमेंट क्या थी? 1876 फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए 1876 में। कौन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। एसोसिएशन attracted educated Indians and civil leaders from all parts of country and become India's aspiration for independence. इस एसोसिएशन में क्या हुआ कि एजुकेटेड लोग जो थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सिविल लीडर्स थे, जो सोशल लीडर थे, उन्हें अट्रैक्ट किए पूरी कंट्री में। जो कंट्री थी, जो इंडिया था, वो हर पार्ट से लोगों को इकट्ठा किया गया।
ठीक है, और बिकम इंडियाज एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस, और वो एस्पिरेशन थी, एक मोटिवेशन थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए ये मतलब स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, इन्हें इकट्ठा किया जा रहा था, सबको अट्रैक्ट किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था कि जिससे हमें हेल्प मिले इंडिया को इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए हेल्प मिले। फिर है लेटर मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद मतलब कुछ टाइम बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन मर्ज हो गई किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। इशू ऑफ द एज लिमिट इन इंडियन सिविल सर्विसेज, इन्होंने मतलब जो एज लिमिट कम कर दिया गया था, ठीक है, 21 ईयर से 18 ईयर कर दिए थे, उस पर भी इन्होंने मतलब बात की कि एज लिमिट क्या कर दी जाए, वापस से उतनी कर दिया जाए जो इंडियन सिविल सर्विसेज में होनी थी। ठीक है, फिर थ्रू स्पीचेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश, वो पूरे मतलब ऑल ओवर कंट्री में अपने स्पीचेस के थ्रू ये फेमस हो गए थे। ठीक है, और स्पीच में क्या बताया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश, जो ब्रिटिश रूल था उनका, जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, इंडियंस को मतलब जितना अधिकार ब्रिटिशर का था, मतलब जो वर्क उन्हें मिल रहा था वो उन्हें इंडियंस को नहीं मिल रहा था। ठीक है, मतलब भेदभाव कर रहे थे ब्रिटिशर्स में और इंडियंस में। जैसे जॉब है तो जॉब ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ दी जा रही थी, ठीक है, या जॉब में जो सैलरी है वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिल रही थी, इंडियंस को कम मिल रही थी। तो ये सब क्या था? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, मीन्स भेदभाव हो रहा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स में और इंडियंस में। तो उन्होंने मीन्स सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपने स्पीचेस में बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्पीच इनका पूरे ऑल ओवर कंट्री में फेमस हुआ था। ठीक है, समझ में आया इतना? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1878 में एडिटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर द बंगाली। इन्होंने कौन सा पेपर? इंग्लिश न्यूज़पेपर द बंगाली, ठीक है, चलाया 1878 में, जिससे क्या हुआ कि लोगों की जो ओपिनियन थी, मतलब जो इनकी ओपिनियन थी वो लोगों तक पहुंच रही थी। ठीक है, स्पीकर ऑफ INC एंड प्रेसिडेंट इन 1895 एंड 1902, ये एक बहुत ही अच्छे स्पीकर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और प्रेसिडेंट भी इन्हें बनाया गया 1895 और 1902 में। ठीक है, 2 बार इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है, 1895 में और 1902 में। स्पीकर थे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एनुअल सेशन होता था उसमें जो मेन स्पीकर थे, बहुत इफेक्टिव स्पीकर थे, कौन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनकी एक बुक है अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग। इस बुक में इन्होंने क्या बताया है? हिज व्यूज अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट। ये अपने जो इनका मतलब व्यूज था सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कि किस तरह से सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब इंडिया में इंडियंस कैसे रूल करें, तो उसके बारे में बताए हैं अ नेशन इन मेकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश, इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे और इन्हें कहे हैं सरेंडर नॉट बैनर्जी, मतलब बैनर्जी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश कहे हैं क्या? सरेंडर नॉट बैनर्जी, मतलब बैनर्जी को हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं। पास्ड अवे ऑन 6 अगस्त 1925 एट बैरकपुर। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की डेथ हो गई कब? 6 अगस्त 1925 को बैरकपुर में। समझ में आया? ये सब लीडर जो हम पढ़े हैं ये किस नेशनलिस्ट के लीडर थे? अर्ली नेशनलिस्ट को। ठीक है, मीन्स अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर थे। अर्ली नेशनलिस्ट क्या है? ये फर्स्ट फेज है। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 प्रोग्राम एंड अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।